एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस कक्षा 12 का ठोस अवस्था का यह महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि इसमें है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए और सीसीपी जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वह एससीपी जालक से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो सीसीपी जालक जो होता है वह एफसीसी जालक होता है, अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या, तो जो परमाणु की संख्या होती है वह जो होती है, जैसे कि मान लो ये कोने हो गए, यानी घनीय जालक की जो घनीय जालक है वो उसके कोने हो गए घन के। तो 4 कोने ये हो गए और 4 कोने ये हो गए। तो कुल मिलाकर एक घनीय जालक में 8 कोनों पर परमाणु की संख्या होती है। तो जैसे कि एफसीसी फलक केंद्रित है तो उसी प्रकार से फलक ये हैं, ये इनका फलक, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे और ये यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनका ये फलक बन जाएगा। उसी प्रकार ये फलक हो जाएगा। तो कहते 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो अगर एफसीसी जालक के परमाणु की संख्या हम देखना चाहें तो एफसीसी जालक का परमाणु की संख्या यानी 8 कोनों पर 8 भाग, यानी 1/8 भाग, प्लस फलक पे हैं तो 6 फलक होते हैं और 6 का 1/2 भाग। ठीक, अगर इनको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये टोटल जो हमारा आता है वो आता है 1 + 3 = 4। यानी अगर हम एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या देखें तो एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या जो होती है वह 4 होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें फलक केंद्रित घनीय जालक के गोले का आयतन। तो इसमें अगर हम बात करें कि त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है हमारी r होती है और गोले का यानी एक घन के किनारे की लंबाई, यानी घन के कोने की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई, तो घन के किनारे की लंबाई जो होती है वह होती है a, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो a होगी। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी। ठीक, ये हमारा विकर्ण हो गया जिस पे हमको विकर्ण यानी इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मान लो ये अगर हम देखें तो ये हमारा विकर्ण जो बनेगा ये हमारा घन है, मतलब वर्ग है, और इसमें ये विकर्ण खींचा गया। तो एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे और एक गोला यहाँ पे, तो ये इसकी त्रिज्या जो होगी r हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r और r हो जाएगी और इसकी त्रिज्या r, क्योंकि यहाँ पर एक सामने का गोला और एक फ्रंट पीछे का गोला। तो उसी प्रकार की अगर हम देखें तो गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन सभी को पता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब कितने गोलों द्वारा घेरा गया है? 4 गोलों द्वारा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन मतलब 4 × 4/3 πr³, 4 × 4 = 16/3 πr³। तो ये हमारा जो है 4 गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन हो गया। ठीक, उसके पश्चात इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है अब विकर्ण AC खींच दिया गया है हमारा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फलक का जो विकर्ण है, तो विकर्ण जो खींचा गया है हमारा वो है A और C। तो विकर्ण AC जो है वह जो है R + R + R + R, अर्थात 4R के बराबर, यानी AC जो है वह 4R के बराबर। तो यहाँ पर हमें A और B की लंबाई पता है, A है,
बी और सी की लंबाई पता ए है, लेकिन जो विकर्ण डाला गया है इसकी लंबाई हमको नहीं पता है। तो एक फार्मूला होता है, हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोगों ने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा था। तो अब हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर हम AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC हमको पता ही नहीं है, तो A और C का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमको पता है, लंब जो हमारा है वो AB, अर्थात उसकी लंबाई जो हमारी दे रखी है वो A दे रखी है, तो A का स्क्वायर प्लस दूसरा BC यानी आधार, उसकी भी लंबाई हमको A दे रखी है, तो A का स्क्वायर, अर्थात AC इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर निकला है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर जो होगा वो √2A, ठीक। तो √2A का स्क्वायर, तो A को हम बाहर कर लेते हैं, A√2 हो जाएगा AC बराबर। तो AC बराबर अभी हम लोगों ने विकर्ण देखा था, विकर्ण जो था हमारा AC इक्वल टू जो था वो 4R के बराबर था। तो AC का मान हम यहाँ रख देते हैं, A√2 इक्वल टू 4R। तो यहाँ से हम अगर A बराबर निकाल लें तो A बराबर जो हो जाएगा हमारा 4R/√2 हो जाएगा, 4R/√2, अर्थात ये हमारा हो गया, यानी लंबाई जो हमारे मतलब घन की लंबाई, यानी जो घन की लंबाई थी वो A इक्वल टू क्या आ गई, 4R/2 आ गई। तो ये हमारा आ गया A का मतलब लंबाई। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा हमारी A है तो A का क्यूब, ठीक। तो A का मान जो हमारा है वो है 4R/√2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया। अब इसके पश्चात हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता जो होती है वह होता है एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, गुणे में परसेंटेज में निकालना है इसलिए गुणा 100, ठीक। अब हम यहाँ पे सीधे इनका मान रख देते। तो एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन हमको पता था, 4 गोलों द्वारा घेरा गया था, तो 4 चौको 16 πr² πr³ और 4/3 यानी 16/3 πr³ बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन निकला है ये है 4R/√2 का होल क्यूब, ठीक। तो ये हो गया हमारा, और गुणा में 100 कर लेते हैं। तो अब इनको कैलकुलेशन करके हम हल कर लेते हैं। तो 16/3 πr³ अपॉन 4 चौक 16 चौको 64 R³ अपॉन ये हो जाएगा 2√2
गुणा में 100। तो इसी प्रकार इनको हम और हल कर लेते हैं। तो जैसे हल करते हैं तो 16 चौको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 16 चौको 64 हुआ। 3 को नीचे भेज देते हैं और इनको ऊपर ले आते हैं। तो अगर इनको हम टोटल हल करते हैं तो हल करने के पश्चात हमारा जो आएगा वो 74%। तो अर्थात FCC जालक की जो संकुलन क्षमता है वो 74% आ जाएगी। ये किस प्रकार से भिन्न है? तो कहते हैं कि जो CCP जालक होता है उसकी संकुलन क्षमता जो होती है वह SCP जालक की संकुलन क्षमता के बराबर होती है।